फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देखिए, असल में लोगों को ना हिंदू के बारे में परिभाषा मालूम है, ना हिंदुत्व के बारे में परिभाषा मालूम है। तो लोग कहते हैं जो शब्द ईरान से चलकर आया वो हमारा कैसे हो सकता है। अगर ईरान से चल के आया शब्द हिंदू हमारा हो सकता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं हिंदू हो सकते हैं। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश यूपी किसका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं और इन चुनावों के बीच में सियासत भी अब जोर पकड़ रही है। तमाम मुद्दे जमीन पर अब नजर आ रहे हैं। जनताओं को रैली के जरिए, संवाद के जरिए, रथ यात्रा के जरिए तमाम पार्टी के नेता इस वक्त साधने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता के मुद्दे जमीन पर क्या हैं और जमीन के नेता क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि 2017 में जो हुआ क्या 2022 में भी वो होगा, या 2012 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक मैंडेट मिला था उसकी वापसी होती नजर आ रही है। आज यूपी किसका का काफिला पहुंचा है उन्नाव में। उन्नाव की सदर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और उन्नाव के बारे में हम आपको बता दें कि उन्नाव की 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी को वर्चस्व है और एक सीट जो बसपा के खाते में थी वो फिलहाल खाली हो चुकी है। ऐसे में नजर आता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी को अपना ये जो नया गढ़ है इसे बनाए रखने का भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इससे पहले ये उन्नाव की तमाम सीटें समाजवादी पार्टी को के लिए अच्छी खबर लाती रही हैं। लेकिन उस गढ़ को तोड़ने में जो बीजेपी ने काम किया, क्या 2022 में भी वो कर पाएगी कि नहीं, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे। हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ेंगे अलग अलग पार्टियों के 4 नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका उनसे सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से सोनी सिंह परिहार है जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी युव जनसभा के। उसके बाद हमारे साथ में बीजेपी से विपिन मिश्रा जी हैं जो कि जिला महामंत्री हैं बीजेपी के। उसके बाद हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी का जो अपनी बात रखेंगे उसके लिए राहुल जायसवाल है, भावी प्रत्याशी 165 सदर विधानसभा उन्नाव से कांग्रेस पार्टी से। और बसपा का दारोमदार यहां रखेंगे शिवम अवस्थी जो कि जिला संयोजक हैं बसपा के। तमाम जो सम्मेलन चल रहे हैं खासतौर पर ब्राह्मण सम्मेलन, उस पर हमारे साथ बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के नेता से। 5 सीटों का दारोमदार है फिलहाल आपके पास में। उन्नाव की जनता आपको क्यों वोट करे? देखिए, इसके पहले जब दूसरे दलों की सरकार रही, आप देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे, मैं स्वयं एक गांव का निवासी हूं। छोटे चौराहे, बड़े चौराहे पे दुकानदारों के यहाँ बैठ के मैं 2 घंटे अपने मोबाइल को चार्ज करता था क्योंकि गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। आज क्या है कि हम लोग गांव में पहुंचते हैं तो पता लगा उजेला है। जब किसी गाँव में कोई व्यक्ति प्रवेश करता था तो गाँव की पहचान, अगर अंधेरा है, कोहरा है, गांव नहीं दिखाई पड़ रहा, गांव में लाइट भी नहीं, रोशनी भी नहीं, तो उस गांव की पहचान होती थी कि जब बदबू आती थी तो लगता था कोई आबादी आ गई, कोई गांव आ गया। आज आप किसी भी गांव चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, गांव के बाहर आपको गंदगी नहीं मिलेगी। आज शौचालय प्रत्येक घर में, छोटा हो, गरीब हो, बड़ा हो, अमीर हो, कोई ऐसा व्यक्ति। इस प्रकार से बहुत से मुद्दे हैं। किस किस मुद्दे की आपसे चर्चा की जाए, चाहे आप सड़कों की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना। एक स्थिति ये थी कि साहब एक सिलेंडर के लिए मारामारी थी, एक लाइन 1-1 हजार लोगों की, 500-500 लोगों की लगी, आदमी वापस चला जा रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहा है। अब आज की स्थिति क्या है कि हम लोग एक फोन करते हैं, मेरे दरवाजे सिलेंडर लेके, हम मीन्स मतलब जो भी लोग हैं, आम जनमानस को एक फोन पर सिलेंडर उपलब्ध होता है। आप राशन की बात कर लीजिए, जो गरीब लोग हैं हर व्यक्ति को राशन हर महीने निःशुल्क भी मिल रहा है और जो जैसा पात्र है उसको उस प्रकार का राशन में सहयोग मिल रहा है। किसानों की बात कर लीजिए, मैं एक परिवार का उदाहरण आपको देता हूँ। मेरे एक पड़ोस में एक सज्जन थे, विजयपाल उनका नाम था, और उनकी डेथ हो गई। 3 बीघे के काश्तकार थे, उनकी वार्षिक आमदनी 20,000 रुपए नहीं थी। आज उनके 4 बेटे हैं, उनकी पत्नी है, 5 लोग हैं। 2,500 रुपया महीने सरकार उनको दे रही है। यानी जिस आदमी की 20,000 रुपए खेती से आमदनी नहीं थी, उस परिवार को 30,000 रुपए। इतनी योजनाएं हैं कि काफी है जी, 5 को 6 सीट करने। बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए समाजवादी पार्टी से पूछ लेते हैं। कह रहे बहुत काम किया है, पूरी फहरिस्त गिना रहे हैं, कितनी योजनाएं हैं, धरातल पर आ रही हैं। उन्नाव में यह है, और अगर उन्नाव में अगर ऐसा नहीं है तो सपा को क्यों जनता वोट करे? उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, उन्नाव में समाजवादी पार्टी की सरकार में ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया था। भारतीय जनता पार्टी उसको संचालित नहीं करा पाई। कोरोना काल के दौरान जो स्थिति पूरे प्रदेश, पूरे देश में रही है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर फेल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के किस तरीके से हमारे यहाँ गंगा घाट की तस्वीरें छपती थी, डेड बॉडी जलाने के लिए लाइनें इस बार भी दिखाई दी कोरोना में।
नहीं तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, सरकार अपने स्वास्थ्य सेवाओं चाहता है कि वो एक विश्वास है इस तरीके से अंतिम संस्कार करने का, आप लोग उस पर राजनीति कर रहे थे। राजनीति नहीं, आप अंतिम संस्कार करने का प्रावधान है, हर धर्म में है, लेकिन आप ये चीज देख लीजिए कि लाइन लगती थी, लाइन आप अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था डेड बॉडी जलाने के लिए। ये स्थिति कैसे पैदा हुई? भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव लड़ रही थी और कोरोना जिस तरीके से देश और प्रदेश में हावी हो रहा था उस पर इनका कोई फोकस नहीं था। लेकिन सपा को क्यों करे वोटर, क्या आपका प्रमुख मुद्दा? समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। जैसे गांवों की ये बात कर रहे हैं, गांवों में जनेश्वर मिश्र योजना, लोहिया ग्राम योजना के तहत सड़कों का निर्माण, आरसीसी सड़कों का निर्माण, गांवों में सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई जाती थी और भी बहुत सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए किए गए हैं। वो लिस्ट बीजेपी की लिस्ट से लंबी है, बिल्कुल 100% लंबी है। आप हमारे काम देख लीजिए ना, कितने काम हुए, काम तो गिनाए। गड्ढा मुक्त योजना बता रहे हैं आप, हमारे जनपद में चले जाइए, बहुत सारी आपको रोडें ऐसी मिल जाएंगी। चलिए, बीजेपी के अपने दावे हैं, सपा के अपने जवाब हैं, बाकी दलों का क्या कहना है ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? आपके मैदान में महिलाओं को 40% की बात प्रियंका गांधी वाड्रा करती हैं, लेकिन महिला छोड़िए, बाकी जमीन पर अगर जाते हैं, क्यों वोटर आपको वोट करे? क्या सबके मुद्दे हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए एक विकल्प होगा वोटर के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही आने वाले दिनों में विकल्प है, इसके अलावा कोई पार्टियां नहीं है। जो लोग बार बार हिंदुत्व राम की बात कर करके जनता को बरगला करके वोट किसी तरीके से ले रहे हैं, ये जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जो विकास उन्नाव में या पूरे देश में कहें कि कांग्रेस पार्टी ने वो किया है, वो किसी ने किया। हम जिस स्टेडियम में खड़े हैं उसका भी निर्माण 1980 में माननीय अंसारी सांसद थे, उनके समय हुआ था। उन्नाव में जितने नवोदय विद्यालय है वो कांग्रेस की देन है। उमाशंकर दीक्षित जो अस्पताल है वो कांग्रेस की देन है। उन्नाव में जितने विकास भारतीय जनता पार्टी ने इतनी फहरिस्त गिना रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 12 तक हमने इतने काम किए थे, 17 तक। आपके पास क्या है, क्या खाका लेकर के जाने वाले हैं आप? कांग्रेस के पार्टी के पास जितने विकास कार्य थे, मनरेगा कांग्रेस का था, स्वास्थ्य मिशन जो चला, जो प्रधानमंत्री आवास हैं वो था कांग्रेस पार्टी ने जितने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके केवल नाम बदले हैं। अब नाम बदलने का इनका एक क्रम चला आ रहा है। वो सारी योजनाओं को, जो इंदिरा आवास था उसको प्रधानमंत्री आवास करा देते हैं, 100 को 112 कर देते हैं, फैजाबाद को अयोध्या कर देते हैं। तो इनका केवल नाम बदलने का काम है। जितने भी काम हुए हैं, जीएसटी कांग्रेस ला रही थी तो इन्होंने कहा बेकार है, हम लाएंगे, जब ये लाए तो अच्छी हो गई। जो भी चीजें हैं इनकी, वो सारी कांग्रेस पार्टी की देन है, इनका अपना कुछ नहीं है। इनका कुछ नहीं है, मानना है कांग्रेस पार्टी का। बसपा के नेता से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, बसपा जो है इस वक्त स्थिति में समझ नहीं आ रही उसकी स्थिति। मायावती रैलियां कर नहीं रही हैं, सतीश मिश्रा जो लगातार ब्राह्मणों को साध रहे हैं, लेकिन 2022 में बसपा को क्यों वोट करेगी जनता? क्या बसपा लेकर के जा रही है जनता के पास? बसपा को वोट जनता इसलिए करेगी कि आप लखनऊ को ही अगर उठा लीजिए तो शायद सपा ने अंसल को जमीन बेचने का काम किया, लेकिन जेल के पास की जमीन को मायावती जी ने एक स्मारक बनाने का काम किया। लखनऊ के ताज होटल के सामने की जमीन जो मतलब बहुत कीमती जमीन थी, जिसके बगल में सुब्रत राय जी को पूरी जमीन बेच दी गई। की तो बनाया, पत्थर ही तो लगाया, उसका तो आरोप विपक्ष लगाता रहता है कि सिवाय पत्थर लगाने। पत्थर के साथ उन्होंने पीपल के वृक्ष भी तो लगाए, किसी बिल्डर को जमीन तो नहीं बेची। आज जिस जनेश्वर मिश्र के पार्क की बात करते हैं, वो पार्क था क्या? जमीन किसने बनाई थी? अम्बेडकर उद्यान था किसका? आपको भी मालूम है। माननीय बहन जी की 2007 से 12 की सरकार में उस जमीन को कवर करके भूमाफियाओं को न बेच करके अम्बेडकर उद्यान की स्थिति की गई। वोटर को क्या मिलेगा? क्यों बसपा को वोट करे? उससे क्या मिलने वाला? वोटर को चाहिए क्या? शासन, मजबूत शासन और मजबूत राजनीतिक व्यक्ति, जो हमारे बच्चे घर से और महिलाएं सुरक्षित निकल सके। 2007 से 12 तक उन्होंने शासन किया। उन्होंने जो उनके विवादित सांसद थे, उन्होंने सरकार बनते हुए उनको जेल जाने का काम किया। उमाकांत जी सांसद थे हमारी पार्टी से, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, बहन जी ने लाइन ऑर्डर मेंटेन किया और उनको जेल भेजने का। तो ब्राह्मणों को साधने की कवायद में है, लगातार सम्मेलन हो रहे। ब्राह्मण आएगा बसपा के पास? क्यों नहीं आएगा? सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हमने 75 जिलों में सम्मेलन किया है और लोगों से बात की है, उनको समूह मिल रहा है। अभी तो हमारी नेता निकली ही नहीं। लोग अखिलेश जी को कह रहे हैं, अरे जिस दिन बहन जी निकलेंगी, 9 तारीख को एक दिन निकली थी, क्या आपने लखनऊ देखा नहीं था? लोगों को पैर रखने की जगह नहीं थी। बहन जी निकली नहीं, 9 तारीख को निकली थी। बहन जी इस बार कितनी रेलेवेंट होंगी? उन्नाव की अगर बात करें, बहन जी लड़ाई में आपको दिखाई देगी? देखिए, जहां तक बात है बहन जी की या किसी भी दल की, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए। अभी बात आ रही थी स्वास्थ्य सुविधाओं की।
यहाँ पर तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक हर आदमी को एक अधिकार दे दिया कि साहब आपको कोई भी बीमारी होती है किसी भी प्रकार की, और ये प्रैक्टिकली बात मैं जो कर रहा हूँ, अभी एक सज्जन मुझसे मिलने आए तो मैंने पूछा चश्मा क्यों लगाए हैं, तो उन्होंने कहा चश्मा लगाए हैं, आंख बनवाई। मैंने कहा कहाँ बनवाई, तो उन्होंने कहा मैंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बनवाया है। तो मैंने कहा कितना, मैंने गंगा में बहती लाशों का क्या, जिसका सवाल समाजवादी कर रही है, उन नाव में जो बहती हुई लाशें उसका भी मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ। देखिए ये इतनी बड़ी महामारी थी जो किसी के भी नियंत्रण से बाहर थी, फिर भी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले और सबसे कम समय में उसने नियंत्रित किया है। अब जो चीज प्राकृतिक एक आपदा थी उसमें किसी की मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार के लिए जो जहां जैसे व्यवस्थाएं हो सकी सरकार ने की। अब उसके बाद भी कहीं पर अगर ऐसी कोई बात सुनने में, ये तो हमेशा होता रहा है, अंतिम संस्कार की भी अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है आप जितने भी योजनाएं गिनाते हैं, जितने बनाते हैं, वो तो सब मोदी जी की है, राज्य का अपना खुद का क्या है, और जो बचता है उसे अखिलेश यादव कहते हैं, वो उसकी शुरुआत तो मैं कर गया था। देखिए जहां तक राज्य की बात है, अभी गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, अभी लखनऊ के लिए दूसरा एक्सप्रेसवे राज्य सरकार देने जा रही है। अब कोई भी योजनाएं जब होती हैं वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के, उसमें दोनों का एक अपनी भागीदारी होती है। किसका प्रतिशत कितना है, योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार बनाती, हो सकता कभी बजट केंद्र से भी लेना पड़ता कभी, तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार के काम कहीं कम है। नाम को लेकर के सवाल क्यों करती सपा? देखिए नाम, जब सांस्कृतिक विरासत हमारी जो है हम उसको सुरक्षित करेंगे। भारत के संविधान में इसी बात को लेके है कि भाई हम अगर किसी प्रदेश के या देश के शासक बने हैं तो हम वहां की जो संस्कृति है उसको संरक्षित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अब किसी काल का खंड में अगर कोई शासक ऐसा आया जिसने नाम बदल दिए तो हम उनको ठीक नहीं करेंगे, और ये तो आम जनमानस की भी हमेशा मांग रही है। वो नाम पहले उनका, आप ऐतिहासिक अगर उसमें जाएंगे तो पहले जो नाम रहे उन्हें, कोई नया नाम लाने की कोशिश नहीं की गई है, कोई न कोई उनका पूरा नाम रहा है। जो पुराना नाम रहा है, अभी अब आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा, जो नाम रहे हैं उन्हीं नामों को भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, अगर बड़े देशभक्तों पे या बड़े इस तरीके के लोगों पे, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम रखे जाए तो उसमें आपको काय की तकलीफ? नहीं, हमें तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ यह है कि 164 ब्राह्मण नेताओं की उत्तर प्रदेश में हत्या हो गई, 14 संतों की हत्या हो गई। ये हिंदुओं की सरकार, जिसको अपना ढोंग पीटते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, तो हिंदुओं की सरकार में हिंदू जो आराध्य, जो ब्राह्मण जो सबसे हम लोगों के मान्य होते हैं, 164 ब्राह्मणों की हत्या हुई। इन लोगों ने क्या किया? इनके जो आपके मंत्री हैं माननीय महोदय लखीमपुर वाले, उनके बेटे पे कल ही आरोप तय हुए हैं। इन्होंने क्या किया? ये गुंडे माफियाओं की सरकार है। केवल एक खास, विशेषकर एक खास लोग हैं जो पूरी सरकार को चला रहे हैं। पब्लिक को केवल इतना जानते हैं कि किस तरीके से दबाना है, किस तरीके से बहलाना है, फुसलाना है, बाकी इनके पास इनका और कोई नाम लेकर के आरोप आप पर क्यों लगते रहते हैं? अभी अजय मिश्रा टेनी का मामला लेकर के आ गए, आपको लग रहा है कि ब्राह्मणों को लेकर के तकलीफ है इस बार? देखिए एक तरफ ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, और दूसरी तरफ अजय मिश्रा को बता रहे हैं, अजय मिश्रा भी ब्राह्मण है, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति दोषी होगा तो वो उस प्रक्रिया में आएगा, उसको दंड मिलेगा। रही बात जहां तक ब्राह्मणों की हत्या, अरे किसी भी व्यक्ति की, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर किसी का किसी से विवाद हुआ, उसमें सरकार का क्या लेना देना हो सकता है? दूसरी चीज, आपका भैया जब नंबर आवे तब बोलिएगा। जब भी किसी कोई अपराधी है उसको आप ब्राह्मण बता दें, अपराधी की कोई जाति होती क्या? नहीं होती है। तो हत्या किसकी हुई, किसने किसको मारा, ये सरकार का विषय नहीं, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता है। हाँ, अब कोई अपराधी था और वो उसके बाद उसको मारा गया तो उसको केवल ब्राह्मण कह देना ये अपने आप में पर्याप्त नहीं। सियासत की बातें हैं, सियासत के लिए शायद कोई ब्राह्मण है, कोई वो। आप ही बताइए, गुंडा राज, माफिया राज खत्म करने की बीजेपी बात कर रही है, फर्क साफ है कि पोस्टर लगे हैं। गुंडा राज ही था क्या सपा में, जिसका पूरा माइलेज ले रही बीजेपी? समाजवादी पार्टी में कितना गुंडा राज था ये तो समय बताएगा। कल ही एक चार्जशीट दाखिल हुई है और आज भी वह भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं। उनके पुत्र ने निर्दयतापूर्वक, सुनियोजित ढंग से किसानों की हत्या की। यह देश की पुलिस, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी कह रही है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सरकार में उनको सिरमौर बना करके बैठा गया, गृह जैसा मंत्रालय दिया गया है जिसके अधीन पुलिस प्रशासन और सब रहता है। उनके बेटे ने सुनियोजित तरीके से किसानों को राउंड करके, उनके पिता की होल्डिंग फाड़ने की वजह से जिस तरीके से उनको राउंड करके मार दिया गया है, वह आज पूरे देश के सामने है और भारतीय जनता पार्टी को इसको स्वीकार करना चाहिए। अपने गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को
ये अजय मिश्रा टेनी का प्रकरण क्या है, जो अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर चलने की बात होती है, तमाम माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात होती है, बीजेपी तो कह रही है कि ये सब समाजवादी पार्टी में चलता था, अब नहीं चल रहा है। अजय मिश्रा टेनी क्या माफिया नहीं है? वो तो माफिया घोषित हुए हैं, कल चार्जशीट लगी है, उनके घर पे बुलडोजर चलाएं। सांप्रदायिकता को आधार बना करके केवल बुलडोजर चलाया जा रहा है, चूंकि इन 5 सालों में कोई भी काम सरकार ने नहीं किया है। अजय मिश्रा टेनी पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, बार बार कह रहे हैं। देखिए, जहां तक अजय मिश्रा टेनी की बात है, जो भी जब उसके लिए एक कमेटी बना दी गई, एक जांच एजेंसी तय हो गई, वो जो निर्णय देगी उस पर अजय मिश्रा दोषी हो अथवा कोई भी दोषी होगा, जो दोषी होगा वो उसको उसका दंड मिलेगा। ये जब सरकार का जो काम था वो सरकार ने कर दिया, सरकार ने कोई संरक्षण देने का काम नहीं किया। अवस्थी जी, आप बताइए, अजय मिश्रा टेनी दोषी लगते हैं आपको? ये तो कह रही है पार्टियां 90% नहीं 100% वो दोषी हैं। और अगर बसपा की सरकार होती तो 24 घंटे ना बीतते, अजय मिश्रा की जगह गृह मंत्रालय में ना होती, लखनऊ जेल या लखीमपुर जेल में होते। तो जो कारण आपका है, क्या वही कारण बीजेपी का है? क्या ब्राह्मण का जो प्रेम है वो अलग नहीं हो पा रहा? बीजेपी कभी बसपा ने किसी भी व्यक्ति को लेके या किसी वो लेके कानून की व्यवस्था को ढील नहीं की दी है। उन्होंने कभी भी कानून को सर्वप्रथम माना है बहन जी ने। इसी के लिए आज जो भी स्थित है बहन जी की, वो आज पूरा प्रदेश कह रहा है कि अगर शासन कोई करना जानता है तो सिर्फ बहन मायावती जानती है, ना योगी आदित्यनाथ को आता है, ना माननीय अखिलेश यादव को आता है। अच्छा, बीजेपी एक बात बहुत कहती है आपके नेता के लिए, हाल ही में कहा गया है कि मौके के हिंदू हैं राहुल गांधी, जब आते चुनाव तब वो जनेऊ दिखाने लगते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा मठों में जाने लगती हैं, ये पहले क्यों नहीं होता, ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए, असल में लोगों को ना हिंदू के बारे में परिभाषा मालूम है, ना हिंदुत्व के बारे में परिभाषा मालूम है। तो लोग कहते हैं जो शब्द ईरान से चलकर आया वो हमारा कैसे हो सकता है? अगर ईरान से चल के आया शब्द हिंदू हमारा हो सकता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं हिंदू हो सकते हैं? ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बताने की जरूरत पड़ रही है। हमारी मर्जी होगी तब हम पूछा जाएंगे। हम ड्रामा नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते हैं, हम दिखावा नहीं करते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो आडंबर कर रहे हैं। कौन दिखावा कर रहा है? केदारनाथ में जाकर के धार्मिक स्पीच देना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो जाकर के मथुरा से राजनीतिक स्पीच दें, जब वो लोग खुद ही राजनीति कर रहे धर्म के नाम। आप देख लीजिए। लेकिन वो तो कह रहे मथुरा में मंदिर बनने की बात हमने कही है, जैसे अयोध्या में मंदिर बना वैसे जन्मस्थली तो बने ना, उसका प्रचारित इतना क्यों किया जाता है? क्या मंदिर के हम विरोधी हैं? क्या हम भी चाहते हैं मंदिर बने? राजीव गांधी जी ने सबसे पहले ताला खुलवाया था, ये सबको मालूम है ना। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बनना है, किसी और के आदेश से नहीं बनना है। ये सोच रहे हैं अगर ये लोग कह दें कि हमारे मोदी के आदेश से बनना, बता दे कोई इसमें जो इनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप क्या मोदी सरकार का आदेश बताते हैं? देखिए, एक चीज आप मान लीजिए, किसी भी चीज को जब कोई परसू नहीं किया जाएगा, मुकदमा तो बहुत दिनों से चल रहा था और कोर्ट को भी लगा कि नहीं अनुकूलता है और ये न्याय है, ये होना चाहिए, तो आज उसमें स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने समय से उसको परसू किया और निर्णय आया। तो चुनाव से पहले बताने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि कृष्ण का मंदिर तो मथुरा में ही बनेगा? ये बताना क्यों पड़ा? देखिए, बताने की बात नहीं है, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, जो उसका परसुएशन रहा है उसके लिए, उसकी चर्चा वो करते हैं। ये बताने के क्या, भगवान राम के मंदिर को किसी को बताने की जरूरत है? उसको भारतीय जनता पार्टी का आम जनमानस बताता है, उसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक सवाल और आ रहा है आपसे, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मंदिर की बात हो रही है लेकिन बार बार कहते हैं कि सपा सरकार ने केवल कब्रिस्तान की दीवारी कराने का काम किया था, अगर मंदिर का काम होता है तो आपको तकलीफ क्यों? समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान की अगर बाउंड्री वाल कराने का काम किया तो अयोध्या में एक भव्य कीर्तन स्थल का भी निर्माण अखिलेश जी ने अपनी सरकार में करवाया था। हमारे यहाँ जनपद में माता चंदिका देवी का दरबार है, उसके सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए बड़े भाई, सुन ली बात करने दीजिए। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, हमारे जनपद में माता चंदिका देवी का दरबार है, उसके भव्य सौंदर्यीकरण का काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ है। अगर आप लोग देखना नहीं चाहते हैं तो वहां चले जाइए और देख लीजिए जाकर के किस तरीके से। यादव अपने काम नहीं सुना पाए, काम तो आप बहुत बताते हैं हमने किया, तो जनता ने 17 में बाहर क्यों कर दिया? आप जनता को ये भ्रमित कर ले गए, उससे बड़े बहुमत में इस चुनाव में 22 के चुनाव में उससे बड़े बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अपने अपने नेताओं के अपने अपने दावे, कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं फटाफट। उन्नाव का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे इस बार चुनाव होगा, आपको क्या लग रहा है? कुछ काम हुआ है 4-5 साल में उन्नाव में? सर हम कुछ नहीं बता पाएंगे। आपको क्या लगता है कुछ चुनाव काम? जी बिल्कुल, क्या काम हुआ है? बहुत सारे हम तो सीधे, हम एक महिला हैं तो हम यही कहेंगे कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को रोजगार दिए गए, महिलाओं को स्वावलंबित बनाया गया। महिलाओं को रोजगार मिला है
अरे आंकड़े बताते हैं कि कम से कम करोड़ों महिलाओं को रोजगार मिला। केवल उन्नाव में? नहीं, केवल उन्नाव की बात नहीं हम कर रहे हैं। उन्नाव में भी कम से कम जो है हजारों की संख्या में तो होंगी, लाखों की संख्या में महिलाएं जिनको रोजगार मिला है। और सबसे बढ़िया रोजगार मिला है? उन्नाव में लोगों को रोजगार मिला है? कोई रोजगार नहीं मिला है, कोई रोजगार, सब बेरोजगारी चले, हर आदमी त्राही त्राही मचा हुआ है। 1 रुपए का भी काम उन्नाव में नहीं हुआ है। सारी सड़कें गड्ढा मुक्त, लोग कहते थे गड्ढा युक्त हो गई हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। सबकी कहाँ रोजगार, बेरोजगार है। तभी आप बताइए काम मिल रहा है? लड़कों को कुछ काम मिल रहा है क्या? सरकार करिए 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है प्रदेश में। अभी तो नहीं काम मिला है। नहीं मिला है। काम तो मिला नहीं है तो जय श्री राम के नारे से काम हो जाएगा? काम तो कह रहे मिला नहीं है। बिल्कुल काम मिला है, सभी को रोजगार मिला है। क्या उन्नाव में पिछले 5 सालों में क्या 3 बड़े काम बता दीजिए क्या? गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, इधर पूर्वा दही चौकी से पूर्वा तक का हाईवे बन गया है, आप सीधे जा रहे हैं। और मिला है उन्नाव को 5 साल में क्या मिला है, बता सकता है कोई? क्या मिला? देखिए, अगर बात सुने तो सारी बात करेंगे। 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार है, 5 साल होने वाला है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ और मैं कलाकार हूँ। एक कलाकार होने के नाते कहता हूँ 5 साल में बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, इतना किसी ने नहीं पता। क्यों उतना रोना क्यों आ गया? अरे रोना हम रो नहीं रहे, हम अपने अंदाज में बता रहे हैं। क्यों रोना आ रहा है? आपके अंदाज में पूछना था, रोना क्यों निकल? अरे भैया, रोना इसलिए क्या किया, कलाकारों के लिए कुछ किया? कोरोना निकल गया, सबको बांटे पैसा, उनको पैसा, इनको। अरे इतना पैसा निकल ही रहा, पकड़ ही रहे, उल्टे सीधे छापा पड़ ही रहे। जो पैसा निकल रहा कलाकारन का दो, लेकिन कलाकारों को नहीं देंगे। तो हम लोग बता दें, हम लोग भी मंच में रहते, लाखों की हजारों की भीड़ में जाते हैं। इस बार हम भी कहेंगे सरकार बदलो, पूरा देश चाह रहा है इस बार सरकार बदले। बदलेगी? बदलेगी, सरकार बदलेगी, हम लोग बिल्कुल बदलना बदलेगी। चाह रहे हैं। 5 साल बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। सपा आएगी। अब अमित शाह साहब आए थे, मैंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पहले कहा था ना, वो रोजगार पे बात आएगी। युवाओं को क्या मिला है? सर, मुझे एक पॉइंट उठाना है कि बीजेपी इतनी रैलियां कर रही है, पर इन सभी रैलियों में बीजेपी रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है? सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पर बीजेपी ने रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। और इस मामले में विपक्ष भी चुप है। विपक्ष को भी रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष उन्नाव की जनता, उन्नाव के लोग हमारे साथ जुड़े और बार बार सवाल कर रहे हैं। आखिरी कमेंट ले लूं क्योंकि समय की पाबंदी है। उन्नाव की जनता रोजगार पर सवाल कर रही है, रोजगार और महंगाई से बड़ी परेशान लग रही है। देखिए, स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई है। उस योजनाओं के माध्यम से लगभग रोजगार की तरफ भी लोग काफी तेज गति से बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसके भी परिणाम दिखने लगेंगे आपको। आज जैसे हर जनपद को एक उत्पाद का काम करने का काम सरकार ने किया है। अभी तक क्या था, इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। स्थानीय आधार पे वोकल फॉर लोकल को एक वही था कि मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, वही बिजनेस करेंगी। क्या उन्हीं का केवल अधिकार बनता? आप बता रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि वो पूरा होता है। चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि हम सबसे करते हैं, उन्नाव में कितनी सीटें 22 में और प्रदेश में कितनी? उन्नाव की 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कितनी? ऐतिहासिक कितना नंबर? बहुमत से ऐतिहासिक सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। नंबर है 350 से ज्यादा सीटें उत्तर। 300। बीजेपी कितना नंबर ला रही है उन्नाव में और प्रदेश में? देखिए, जहां तक उन्नाव की बात है, उन्नाव में 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। और जहां तक प्रदेश की बात है तो इस बार 325 के ऊपर सीटें मिलने का अनुमान है। और तो 350 कहते हैं। नहीं, ये आपने हमारी बात पूछी या नेता की बात? आपको लगता है कि 325 बिल्कुल आएंगे। बीजेपी का 325 है। कांग्रेस पार्टी कितना? सिंगल, डबल, ट्रिपल? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, मैं आपको इतना आश्वासन दे रहा हूँ। सरकार बनाने का काम करें, बनाएंगे नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी हमारी स्थिति मजबूत नहीं है। हम इस बार नंबर बताइए, कितना नंबर हो? नंबर कैसे बता देंगे? नंबर कोई नहीं बता पाएगा, भविष्य वक्ता तो है नहीं। टारगेट तो होगा? टारगेट भी नहीं है। हम बता रहे हैं, बिना हमारी सहमति के कोई सरकार नहीं बनाएगा। जिसकी भी सरकार बनेगी हम उसमें शामिल रहेंगे। उस किंग ना बने, किंग मेकर जरूर बनेंगे। आप बताइए कितना नंबर होगा? देखिए, लोग कह रहे हैं हमारे प्रत्याशी तो कम से कम 5 प्रत्याशी मैदान में। लोग कह रहे हैं पूरे जीतेंगे। अरे पहले प्रत्याशी तो लाओ, जीतोगे कब? आपका क्या नंबर है? उन्नाव में कितना, प्रदेश में कितना? हम पूर्ण बहुमत की सरकार में 2007 की तरह खड़े होंगे। बहुमत कितना? 250 प्लस हम खड़े हों। 250 प्लस। तो चारों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्नाव की सदर विधानसभा सीट पे हम पहुंचे थे यूपी किसका का काफिला लेकर के। मुद्दे बहुत हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मंदिर और तमाम मुद्दों को लेकर के 2022 का चुनाव रंगा हुआ दिखेगा। लेकिन यूपी तक की यात्रा और ये कारवां जारी रहेगा। हर जनपद में हम पहुंचेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर यूपी किसका हो रहा है। उन्नाव से मेरे सहयोगी गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।